तो एसईओ में हमारा इंट्रोडक्शन टू एसईओ हो गया है। कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस हमने डेप्थ में समझ लिया है। अब हम लोग ऑन पेज पे बात करेंगे। एसईओ का जो मेन पिलर होता है, जब आपका कीवर्ड क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा कीवर्ड लेना है, कीवर्ड की शीट बनाना, इंटेंट क्या होगा और कितने कीवर्ड होंगे, कौन से होंगे, उनके सर्चेज क्या होंगे, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो फिर आता है ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल। मतलब ऑन पेज टेक्निकल और ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब क्या हुआ, जो हम वेबसाइट पे काम करते हैं, एसईओ का काम जब भी हम कोई वेबसाइट पे करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन पेज। जब हम टेक्निकल का मतलब अपनी वेबसाइट पे जैसे स्पीड वगैरह पे बात करते हैं, सिक्योरिटी पे बात करते हैं, तो वो टेक्निकल हो गया। और ऑफ पेज का मतलब हो गया जो हम बाहर करते हैं। जैसे अगर हमें बैकलिंक बनाना है, जैसे एक विकीपीडिया है, ठीक है, या मान लीजिए विकीपीडिया खुला हुआ है, आप इस पे जाएंगे तो इस पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन साथ के साथ वो कंटेंट कहीं ना कहीं से लिंक होगा। जैसे अब ये लिंक लगा है, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे लिंक मिलेंगे जिनकी जो लिंक है जो कहीं और जा रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन एसईओ डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ, तो, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर कहीं आपको लिंक मिलेगा, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो कहीं और जाएगा। कहीं लिंक नहीं मिल रहा, तो इनमें ना आपको लिंक मिलेगा। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो देखो ये तो इंटरनल लिंक है, तो आप इसी में कहीं पर क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल लिंक मिलेगा। तो कहीं आप दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसको बोल, देखो ये मिलेगा कि, तो आप जैसे ये लिंक बना इंटरनल है, तो ऐसे ही क्या होगा कि एक दूसरी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, फेनल ओ facebook.com, इंस्टाग्राम या कुछ भी खुल के आ गया कहीं पे भी, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, मतलब ऑफ पेज। जब भी हम कोई चीज़ वेबसाइट के बाहर करते हैं उसको ऑफ पेज करते हैं। वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल रिलेटेड, जैसे स्पीड से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, उसको हम टेक्निकल की बात करेंगे। और जब हम मेटा टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इमेज के ऊपर बात हो गई, ये सब जब बात करेंगे तो ऑन पेज होगा। अब इसमें हम समझते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑन पेज और टेक्निकल, उसके बाद होता है ऑफ पेज। अगर इन तीनों चारों पे, इन तीन चार पे आपने कमांड बना लिया, आप एसईओ के एकदम टॉप क्लास के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऑन पेज की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं ऑन पेज एसईओ है क्या। On page is the practice of optimizing individual web page to rank higher in search engine and attract relevant traffic. On page क्या है, ये वो प्रैक्टिस है कि आप अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को, पर्टिकुलर पेज को रैंक कराने के लिए आप उसमें जो काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। इट फोकसेस ऑन बोथ द कंटेंट एंड एचटीएमएल सोर्स कोड। ये क्या करता है, जो हमारा कंटेंट है इस पे फोकस करता है और इसका स्ट्रक्चर और एचटीएमएल पे काम करता है। अगर आप कंट्रोल यू करोगे तो आप देखोगे हर चीज़ एचटीएमएल में नज़र आएगी। देख रहे हो, ये जितने भी कोड है ये सब एचटीएमएल में नज़र आएगा। ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं डेप्थ में जाके। ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट क्वालिटी, जो हमारा कंटेंट है की क्वालिटी, स्ट्रक्चर, जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा लेआउट है वो, और रेलिवेंस यूज टू यूज़र इंटेंट। जो हमारा इंटेंट की बात हमने किया था कि इंफॉर्मेटिव इंटेंट हो गया, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, उसके हिसाब से अपने कंटेंट की क्वालिटी बनाना और अपने कंटेंट की स्ट्रक्चर को बनाना। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, सही कीवर्ड यूज करना, सही कीवर्ड यूज करना, हेडिंग यूज करना, मेटा टैग एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, जो इमेजेस आप यूज करते हो। मेटा हेडिंग का मतलब जैसे अब ये हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया, ठीक है, ये हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेडिंग हो गया। मेटा टैग, मेटा टैग का मतलब क्या होता है, जब कंट्रोल यू करते हो आप, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, कंट्रोल यू जब करते हो तो देखो यहाँ मेटा टैग है, तो मेटा टैग में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे देखो ये टाइटल आ गया, ये टाइटल आ गया, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये मेटा टैग है, ठीक है। जो गूगल, जो आप जब गूगल पे सर्च मारते हो तो यही मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दिखते हैं। रोबोट्स हो गया, कैनोनिकल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटा टैग है। इन सब का जो हमारा कीवर्ड यूज़ करना होता है, जो इनको ऑप्टिमाइज़ करने का जो काम होता है, ये ऑन पेज होता है।
इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस, साइट स्पीड एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं ये चेक करता है और उसको फिक्स करता है। साइट स्पीड, वेबसाइट की स्पीड अच्छी है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं, मतलब जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपकी वेबसाइट सही ढंग से काम करती है कि नहीं। दूसरी बात ये, कितने अच्छी तरीके से कितनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ऑन पेज एसईओ की। एग्जांपल के तौर की बात करें, एक और है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर डेटा एंड इंटरनल लिंकिंग फॉर बेटर सर्च इंजन। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे आप विकीपीडिया पे गए थे, आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करके आप इसी पे रहते हैं, मतलब अंदर के अंदर ही रहते हैं। अगर आप बाहर चले जाते हैं किसी दूसरे उस पे टैब पे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। अगर आप अंदर के अंदर ही रहते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। तो आपकी वेबसाइट गूगल चेक करता है कि इंटरनली कितना लिंक्ड है। मतलब एक पेज बनाया आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो अगर आप उसके अंदर आपका जो रेलिवेंट कीवर्ड है, कोई मान लीजिए एसईओ आ गया, फेसबुक ऐड आ गया, ठीक है, और आपका ईमेल मार्केटिंग आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। तो इनके अंदर के पेज कितने हैं, अब वो पेज अंदर है। अब आप मान लीजिए एसईओ में तो चले गए, लेकिन एसईओ से बाहर आने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का पेज लिंक है कि नहीं। तो इस तरह से जब आप अपनी ही वेबसाइट में एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पर गए, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमने यहीं पे ओपन किया, ये पेज हमारा ओपन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंक। अगर मैं कोई और पेज खोल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो ये इंटरनल लिंक हो गया। मतलब हर हम उसी वेबसाइट पे हैं और वो उसी के साथ कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पर है, अगर मैं इंटरनेशनल बिल्डिंग वगैरह इस तरह से करता हूँ, तो हम जब उसी पे रहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल। तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं ये ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जैसे अ ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेस्ट बाली बीचेस। अगर एक कोई ब्लॉग है बेस्ट बाली बीचेस के बारे में, विद ऑप्टिमाइज हेडिंग, हेडिंग प्रॉपर यूज हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज हुआ है जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और इमेजेस अच्छे से यूज किया है, इंटरनल लिंक और एफएक यूज है, इज अ प्रैक्टिसिंग ऑन पेज एसईओ टू रैंक हायर फॉर रेलिवेंट सर्चेज। मतलब अगर आपका जो ब्लॉग पेज है वो मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, इंटरनल लिंक, उसके अंदर एफएक यूज भी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर ब्लॉग पे आ जाता हूँ, अगर आपको मैं कोई ब्लॉग दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने ब्लॉग लिखा है उसको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे अब एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे हमने इस पर क्लिक किया, तो इसके आप चीज़ों को समझो, ये वेल ऑप्टिमाइज है, इसको समझते हैं। जैसे एक ये हेडिंग हो गया, उसके बाद इमेज है, उसके बाद देखो इसके अंदर छोटे छोटे टेक्स्ट हैं और हेडिंग है, आप देख रहे हो। फिर आप इसके नीचे देखो एफएक्यूज आ गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डू आई सेलेक्ट द आइडियल आर्किटेक्ट्स इन इंडिया, हाउ डू आई रिक्वायर आर्किटेक्ट स्मॉल हाउस, ये है ना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कंक्लूजन, मतलब समरी ऑफ द होल वेबसाइट, होल पेज, होल ब्लॉग। तो ये क्या हुआ, ऑन पेज एसईओ हो गया। अब ऑन पेज एसईओ सिर्फ इतना ही नहीं है जानना कि ऑन पेज हो जाएगा, इसको और डेप्थ में जाएंगे, जिसके कम से कम 90 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट मास्टर करेंगे, इसमें मास्टरी करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें समझते हैं क्या क्या है। तो आप देखोगे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, परमालिंक, इमेज, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं या वेबसाइट का एसईओ करते हैं, हम सबसे पहले ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब होता है जैसे एमआरआई सीटी स्कैन करते हो, रिपोर्ट चेक कराता है डॉक्टर। आप एक एसईओ डॉक्टर हैं, तो अगर आप एसईओ डॉक्टर हैं तो आपका पहला काम होता है, जो आपकी करंट की वेबसाइट है वो उस किस लेवल पे है, मतलब उसका करंट में क्या सिचुएशन है, उसकी बीमारी कितनी है, कि आपको कितना दवा देना है, कितना काम करना है। अब उसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड टेस्ट कराने में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़, आप यूरिन चेक कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, कुछ भी कराते हो, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वैसे हमें जैसे ऑन पेज एसईओ करना है, ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ में हमारे पास कम से कम हमने 90 पॉइंट्स लिस्ट किए हैं। इसके बहुत सारे, सारे नहीं करने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, लेकिन आपको जानना सारा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइटल, टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हेडिंग। इसको समझते हैं ये क्या है। दीज आर द मेन ऑन पेज एलिमेंट्स। अगर जब भी आप एसईओ करने जाते हो तो मेन जो चीज़ होता है वो क्या होता है, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। बिना इससे इसके कोई भी एसईओ होता ही नहीं है।
These are the main on page elements that tell search engine and users what your page is about. जब भी कोई कुछ सर्च करता है ना, तो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेज के बारे में लोगों को बताते हैं कि जो भी कीवर्ड आपका पेज किस इंटेंशन का है, वो कम पे चेक करता है गूगल पे कोई आया, मान लीजिए यहाँ पर कोई आया और सर्च करता है इसमें कि बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ। अगर बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ जब कोई यहाँ पर सर्च मारा बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ, तो गूगल क्या करेगा, ये जो चीज़ है ये सबसे पहले कहाँ सर्च मारेगा, टाइटल में। जैसे हमने डाला बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल, ये हमारा टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे देखो बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ है कि नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब है कि एसईओ में प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या करेगा, हेडिंग में चेक करता है, मतलब यहाँ पर जैसे ही बंदा जब वहाँ पर ये आपका गूगल पे जब यहाँ सर्च रिजल्ट देखेगा, ये आ गया यहाँ पर देखेगा, जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आएगी तो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसको सबसे पहले जिस कीवर्ड पे क्लिक करके आया है वो, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड या वो कीवर्ड सेम उसको नज़र आना चाहिए। तो अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब अगर यूज़र को प्रॉब्लम आई तो गूगल को 100% प्रॉब्लम आनी है। ऐसा मत सोचो कि गूगल को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं प्रॉब्लम होगी। गूगल एक एक चीज़ देखता है। तो आपको सबसे पहले जब आप ऑन पेज एसईओ करोगे तो आपको चेक करना है टाइटल टैग, द क्लिकेबल हेडलाइन दैट अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट। क्लिकेबल हेडलाइन का मतलब होता है ऐसा नहीं कि जो उसने सर्च किया बस वही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ, टॉप 30 आर्किटेक्ट्स फर्म्स इन लखनऊ, मतलब यहीं से आपने ये बता दिया वेबसाइट ऑनर ने कि हमारे पास 30 टॉप आर्किटेक्ट्स की डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें राघवा आर्किटेक्ट, बेस्ट आर्किटेक्ट इन गाजियाबाद लखनऊ। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, बंदा ढूंढ रहा है लखनऊ में, अगर आप दिखा रहे हो गाजियाबाद तभी कंफ्यूजिंग है। तो आपको टू द पॉइंट बात करना, ये नहीं कुछ भी। बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ आर्किटेक्ट, कुछ ऐसा होना चाहिए कि बंदा इस हेडिंग को पढ़े और क्लिक करे, तो इसको बोलते हैं क्लिकेबल टाइटल। अब इसकी जो लेंथ होती है, गूगल कितने लेंथ तक दिखाता है, गूगल केवल 60 कैरेक्टर तक दिखाता है। इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड एंड मेक इट कंपेलिंग। आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब जो ये है, जो ये सर्च कर रहा है, दिस इज अ प्राइमरी कीवर्ड। इस कीवर्ड को मिला के 60 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए जो गूगल यहाँ पर दिखाता है। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि कितने कैरेक्टर्स टाइटल टैग में दिखता है। ठीक है, आप डालने को कितना भी डाल लो लेकिन दिखता कितना है, तो वो लोग आपको बताना है 60 कैरेक्टर दिखेगा। उसके बाद गूगल उसको काट देता है। देखो यहाँ 3 डॉट आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर, ये टाइटल साइज बहुत बड़ा है, गूगल सिर्फ इतना ही दिखा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, देखो यहाँ पर भी आ रहा है ना 3 डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर बड़ा है। जैसे बेस्ट आर्किटेक्ट फॉर्म इन लखनऊ एंड दिल्ली, फेमस आर्किटेक्ट, उसके बाद कट गया। अगर आप इसको देखोगे तो अगर मैं वेबसाइट को खोल लेता हूँ, देखो यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड इन्होंने घुसेड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गूगल उस पर ध्यान ही नहीं देगा। गूगल का ध्यान क्या होगा, शुरू के जो 60 कैरेक्टर होते हैं उस पर। ठीक है, और वो ऐसे होने चाहिए कि बंदा कोई भी क्लिक करे। बेस्ट बाली बीचेस 2025 ट्रैवल गाइड, देखो इतना दिखेगा। तो 60 कैरेक्टर जब आप चैट जीपीटी में बनाओगे तो आप उसको बोलो कि दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, प्लीज क्रिएट टाइटल मेटा टाइटल फॉर विद इन 60 कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की। जब किसी ने कीवर्ड सर्च मारा, ठीक है, जब ने किसी ने कीवर्ड सर्च मारा तो यहीं पर वो 2 लाइन पढ़ लेगा। तो आप क्या समझो कि हर कस्टमर, हमारा गूगल का क्या एम है कि पहले उसको टाइटल दिखाओ, फिर उसके बाद छोटी सी डिस्क्रिप्शन दिखाओ। जब वो उससे मतलब इम्प्रेस होगा फिर आपकी वेबसाइट पर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप कंट्रोल यू करोगे तो देखो ये मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये डालना कैसे, आपका काम है बनाना कंटेंट, ये सब डालना वेब डिज़ाइनर का काम है। लेकिन अगर आपको भी आता है वेब डिज़ाइनिंग कैसे ये सारी चीज़ें डालेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐप आते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें करके दिखाएंगे कि वर्डप्रेस के जरिए हम लोग कैसे एसईओ करेंगे। तो ये देखो यहाँ मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, मतलब गूगल को बता दिया कि भैया ये डिस्क्रिप्शन की जगह पे हमने ये डाला है, टाइटल की जगह पे हमने ये डाला है। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, टाइटल टैग पढ़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा। तो आपका डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो कट जाएगा। उसमें आपका जो है प्राइमरी कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। देखो टारगेट कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो
वो कीवर्ड होना चाहिए और कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप दिखा रहे हो ना उसको बताओ कि भैया क्लिक करो, कि हम लखनऊ के टॉप 10 है, कि हम बोलेंगे कि वी आर द टॉप बेस्ट टॉप एंड बेस्ट आर्किटेक्ट इन इंदिरा नगर लखनऊ, प्लीज क्लिक हियर फॉर डिटेल। देखो यहाँ पर दिखा है ना, ये बढ़िया है, पाइनियर आर्किटेक्ट, ये कंपनी का नाम आ गया। बेस्ट आर्किटेक्ट इन इंदिरा नगर लखनऊ, मतलब इंदिरा नगर उनके एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ऑफिस है। लखनऊ तो वो जो है वो जहाँ पर मेन सिटी हो गई। बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ, ये कीवर्ड यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ऑफरिंग टॉप सर्विसेज इंदिरा नगर ट्रस्टेड आर्किटेक्ट। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन मिसिंग है, क्यों? क्योंकि इन्होंने डाला तो होगा लेकिन इन्होंने, इनका जो कॉल टू एक्शन है दिख नहीं रहा है। कॉल टू एक्शन का मतलब है जो बताता है कि क्लिक करो, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस, जो बताता है कि आप आगे एक्शन लो, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। उसके बाद जब बंदा पेज पे आता है तो आपका जो कीवर्ड है एग्जैक्ट ना हो तो कम से कम रिलेटेड हो, तो हेडिंग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जहाँ भी आप हेडिंग यूज होता है, हेडिंग जैसे H1, H2, H3, H4 से लेकर 6 तक होते हैं, तो आपका कीवर्ड उसी हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। स्ट्रक्चर कंटेंट इनटू सेक्शन फॉर रीडेबिलिटी एंड एसईओ, तो आपका जो कीवर्ड है, मेन टॉपिक है, वो H1 में होना चाहिए। वो केवल एक बार होता है, एक मेन जो टॉपिक होता है एक ही बार बताया जाता है। फिर H2, H3 होता है, उसका सब टॉपिक होता है जो उसको सपोर्ट करता है। मतलब जैसे आपने बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ बात किया, तो उसके नीचे आप बात कर सकते हो कि वी आर द बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन गोमती नगर लखनऊ। ये सब पॉइंट्स हो गए, इस तरह से आपको सब पॉइंट बनना है। तो आप चैट जीपीटी पे जाके बोल सकते हैं कि प्लीज़ दिस इज़ माय प्राइमरी कीवर्ड, प्लीज़ गिव मी हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, नेम फॉर दिस टॉपिक, तो वो अपने आप आपको दे देगा। हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड कंटेंट हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है जैसे ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, ऐसा इसको बोलते हैं हिरार्की। मतलब एक के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से आया, मतलब पहले H1 आया, फिर H2 आया, फिर H3 आया, इस तरह से, तब इसको बोलते हैं जो है हेडिंग में ऑप्टिमाइजेशन करना। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ऑन पेज एसईओ में, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है प्राइमरी कीवर्ड, ऑलवेज इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड ऑन द टाइटल एटलीस्ट वन, और वो जो हेडिंग में एक बार यूज होना चाहिए। रिलेटेड कीवर्ड आप सब हेडिंग में यूज कर लो। यूज हेडलाइन हेडिंग्स टू ब्रेक कंटेंट इनटू स्कैनेबल सेक्शन। स्कैनेबल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जाते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बंदा हेडिंग पढ़ता है, ये कंटेंट बाद में पढ़ेगा, पहले ये करेगा, ये चीज़ें पढ़ेगा। अगर ये उसके मतलब की चीज़ें होती हैं तो फटाफट आपको वो कॉल कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेगा, ये चीज़ें पढ़ेगा, तो वो जो आपका कंटेंट है ना वो उसके मतलब की होनी चाहिए। सिर्फ आप अपनी कहानी नहीं बात करोगे, उसके लिए बात करोगे क्या है। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो ये हेडिंग है, फिर उसके बाद ये सब हेडिंग है, देखो ये थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर ये चीज़ें हो गई जी, हमारा फोकस क्या है, फिर हम क्यों चूज करें, हमारा मेन काम क्या है, स्कॉप फोल्डिंग यूसेस क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्कॉप फोल्डिंग के बाद फिर ये शटरिंग हो गया, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आपका जो कस्टमर का कीवर्ड है उसके हिसाब से आपका मेटा टाइटल है, उसके हिसाब से आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से आपके पेज में हेडिंग्स हैं, तो गूगल क्या करता है, आपको रैंक करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं परमालिंक। यूआरएल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं परमालिंक। तो इसमें क्या होता है, URL structure refer to web address of a page and permalink और permanent URL। जब भी आप किसी पे क्लिक करते हो, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये इन्होंने हाउस और बंगलो बनाते हैं, तो हाउस और बंगलो पे जब आप क्लिक करते हो तो ऊपर एक URL आता है जिसको आप URL भी बोलते हो और परमालिंक बोलते हो। ये प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे एक्सपर्टाइज, हमने एक्सपर्टाइज पे क्लिक किया था, हाउस एंड बंगलो पे क्लिक किया था। अगर आप इसमें कीवर्ड इंजेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जैसे, और इसको बोलते हैं परमानेंट यूआरएल, परमालिंक भी बोल सकते हो। यूजर फ्रेंडली एंड सर्च इंजन फ्रेंडली। कई बार क्या होता है यूआरएल में आईडी वगैरह आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के समझ में आए, हम भी पढ़ के समझ में आ सके और गूगल को भी पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए। जो उसका क्रॉलर होता है, बॉट होता है,
नहीं तो उसको लगेगा कि आप कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, और कोड वर्ड में बात करने वालों को वो पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि उसके लिए और उसके यूज़र के लिए हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, ओपन बुक हो। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल गाइड क्या है? कीप यूआरएल शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड इजी टू रीड। आपका जो यूआरएल है ना, छोटा होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, कोई भी उसको पढ़ के समझ सके। उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो वो कीवर्ड यूआरएल में होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड जिस पे आप पेज को रैंक कराना चाहते हो। यूज हाइफन टू सेपरेट वर्ड नॉट अंडरस्कोर। कई बार क्या होता है, जैसे देखो दो वर्ड है तो आप देखो यहाँ हाइफन यूज हुआ है, कई बार लोग क्या करते हैं अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक तो ये नियम है। जैसे travelblog.com बाली डैश बेस्ट डैश बीचेस, कभी भी यूआरएल में ना स्पेस नहीं आता, अगर स्पेस है तो उसकी जगह पे आपको क्या रखना है, डैश रखना है, ठीक है ना, हाइफन रखना है, ना कि आपको अंडरस्कोर रखना है। अवॉइड करो लिंक, जैसे 1 2 3 इस तरह से आ जाते हैं नंबर, जैसे मैंने बताया वो नहीं होना चाहिए। मेक यूआरएल कंसिस्टेंट विथ पेज कंटेंट, जो आपका कंटेंट है ना उसी के हिसाब से कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका यूआरएल अलग अलग हो, सारे यूआरएल लोअर लेटर में होना चाहिए, मतलब स्मॉल कैप में होना चाहिए, और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। वैसे भी डुप्लीकेट यूआरएल लेगा नहीं, अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना। उस करना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर करियर है यूआरएल में, एक करियर का पेज आप और बना लो। एचटीएमएल में तो आप बना सकते हो, वर्डप्रेस में नहीं बनता है। एचटीएमएल में बनाओगे फिर प्रॉब्लम होगी, गूगल को समझ नहीं आएगा कि ये बंदा चाहता क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका यूआरएल अलग अलग होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर यूआरएल इन लॉजिकल हायरार्की, जैसे डोमेन.com कैटेगरी सब कैटेगरी पेज। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया, मान लीजिए कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं, हम इस पेज पे जाते हैं तो यहाँ पहले डोमेन का नाम आ गया, देखो ये डोमेन का नाम आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ कमर्शियल एक्सपर्टाइज आ गया, क्योंकि हमने एक्सपर्टाइज पे क्लिक किया था, इसको कैटेगरी बोलेंगे। और ये हमारे पेज का नाम हो गया, ये हमारा सर्विसेज है। तो ये हिरारकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है सिंपल क्लिक कर देते हो। अगर मैं इस पे ब्लॉग पे जाता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर ब्लॉग वर्ड हटा हुआ है, यहाँ पर देखो ब्लॉग वर्ड हटा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्लॉग होना चाहिए, ब्लॉग होगा तो युवा गूगल को ढूंढने में आसानी होगी, हमें समझने में आसानी होगी कि जो ये यूआरएल है ये ब्लॉग है या क्या है, ये सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, क्या है। तो ये इसमें मिस्टेक है इस वेबसाइट में, तो यहाँ पर ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ देखो ब्रेड क्रम, इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं, तो यहाँ आर्किटेक्ट्स आ रहा है, इसका मतलब है ये कैटेगरी है। तो अगर ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर आर्किटेक्ट है, फिर यूआरएल है, तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक रूल यहाँ पर और भी आता है कि यूआरएल हमारा छोटा होना चाहिए। तो यूआरएल को छोटा करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बीच का पार्ट हटा देते हैं, लेकिन जो पेज सर्विस बनाते हैं उस वक्त हम कैटेगरी सब कैटेगरी रखते हैं, वैसे रखना चाहिए, और यूआरएल छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। रिमूव स्टॉप वर्ड, जैसे एंड, द, ऑफ, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे हाउ टू प्लान योर होम एंड आ गया ना, ये सब चीज़ें नहीं, स्टॉपिंग वर्ड नहीं होने चाहिए, ये स्टॉप वर्ड होते हैं। एंड, द, ऑफ, क्लियर यूआरएल, हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन सब चीज़ों को फिक्स करना, सारी चीज़ें अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करो कि ये सारे वर्ड्स यूआरएल में ना आए। रीडायरेक्ट ओल्ड यूआरएल प्रॉपर्टी व्हेन अपडेटिंग स्ट्रक्चर टू प्रिजर्व एसईओ वैल्यू। मान लीजिए आप वेबसाइट बनाए 5 साल हो गया, अब आपको रिनेम करना है, अगर आपको उसको नए तरीके से बनाना है तो आपका यूआरएल भी चेंज होगा। जब यूआरएल चेंज होगा तो आपको रीडायरेक्ट करना चाहिए, मतलब एक यूआरएल से लेकर, अभी मान लो आपका ये यूआरएल है, कल को आप नया कंटेंट डालते हो, उसका यूआरएल चेंज होता है, तो पुराने यूआरएल को नए यूआरएल के साथ लिंक करना जरूरी होता है। ये वेब डिजाइनर का काम है, आपका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूआरएल रीडायरेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा। मान लीजिए कोई विजिटर आता है और गूगल के पास आया, गूगल के पास से आपकी वेबसाइट पे आया, लेकिन अगर उसको कंटेंट नहीं मिला तो इससे क्या होगा कि गूगल का जो कस्टमर है वो खराब होगा, और अगर गूगल का कस्टमर खराब हुआ तो आपका भी कस्टमर खराब होगा। गिव अ ब्लॉग टॉप लाइक, जैसे टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन दुबई। तो आज आपको करना क्या है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है। ये हैं यूआरएल पैरामीटर्स के हमारे, यूआरएल कैसे कैसे होना चाहिए ऑन पेज के। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट में देखो ये कमियां हैं, आप इस पर काम करो ठीक है। जब हमारा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग हो जाता है, फिर हम बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल को हम ठीक करने से के बाद
हम लोग बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हम ध्यान देते हैं कि हमारी वेबसाइट में इमेज कैसे हो कि फटाफट रैंक करें, क्योंकि अगर जब आप सर्च करते हो तो अगर इमेज में आप जाओगे तो आप देखोगे इमेज भी आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, हम वेबसाइट पे जा सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है हमारा गोल, क्या है, ट्रैफिक लाना। तो अगर हमारा इमेज रैंक ही नहीं करेगा, हमारा इमेज कहाँ पे लगा होगा, पेज पे लगा होगा, पेज रैंक करेगा, साथ साथ इमेज भी रैंक करेगी। कई बार क्या होगा कि हमारा पेज 10वें पेज पे आ रहा है लेकिन इमेज हमारी नंबर 1 पे आ रही होगी, तो इमेज भी हमें ट्रैफिक, देखो इमेज से ही तो मैं यहाँ पर आया ना। तो आपकी जो इमेज है इस तरह की होनी चाहिए कि आप रैंक कर सके। अब आप जब इमेज आप ऐड करते हैं वेबसाइट में, क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है उसको समझ। Image optimization is the process of reducing file, adding descriptive tag and formatting image to improve page load speed, SEO and user experience। हमारा रूल क्या कहता है कि जो इमेज आप यूज़ करते हो उसका जो ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ में इमेज में क्या करना होता है, हमें इमेज का साइज़ रिड्यूस करना होता है। तो जैसे आप इसकी बात करते हो, जैसे मान लो ये इमेज है, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, अगर इसको सेव करते हैं तो देखना होता है इमेज हैवी नहीं होनी चाहिए। जितनी हल्की इमेज होगी उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, चाहे टूल के ज़रिए चेक करें। देखो 101 केबी का है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको अगर और कम कर सकते हैं तो कम कर लेंगे। इमेज रिड्यूसर बहुत सारे टूल हैं जो इमेज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है डिस्क्राइब द इमेज क्लियरली द सर्च इंजन एंड एक्सेसिबिलिटी। आप सोचो कि गूगल को कैसे पता लगा कि ये इमेज आपके कीवर्ड से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमेज पे अगर आप माउस ओवर करोगे तो ऑल टैग लगा होगा। आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट पे जब आप माउस ओवर करते हो ना तो उस वहाँ पर ऑल टैग लगा होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप इमेज पे जाओगे तो जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट डालते हो ना तो वहाँ पर ऑल टैग का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पर आएगा कहीं ना किसी न किसी इमेज में ऑल टैग आएगा। में ऑल टैग नहीं डाला हुआ है तो इमेज में ना ऑल टैग डाला जाता है। तो ऑल टैग में आप कीवर्ड डाल सकते हो, रेलिवेंट कीवर्ड डाल सकते हो, ताकि एडिट जो कि बताता है कि आपका इमेज किसके बारे में है। डिस्क्राइब द इमेज क्लियरली फॉर सर्च इंजन एंड एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज बाली बीच, वाइट सैंडी बीच इन बाली विथ टॉर्क्वाइस वाटर। ये डिटेल जब डालोगे तो लोग जब ये सर्च करेंगे तो आपकी इमेज फर्स्ट पेज पे आएगी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पहले कि ऑल टैग होता कैसे है। एक एलिमेंट यहाँ पर ये इमेज आ गया, ये पास में भी ऑल टैग नहीं डला हुआ। ये वेबसाइट निकालते हैं, ये वाली वेब, ये वाली निकाल लेते हैं। तो जब ऑल टैग डला होगा, जैसे देखो ये माउस ओवर किया तो इसमें ऑल टैग में आ गया आर्किटेक्ट इन लखनऊ फॉर हाउस। ये क्या है, ऑल टैग है। इसमें देखो डला हुआ बेस्ट रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट इन लखनऊ। ये इस पे किया तो बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ। अब इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे आप जब, ये वेल ऑप्टिमाइज वेबसाइट है तभी फर्स्ट पेज पे आ रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो इमेज है, देखो ये इमेज आ गया है, देखो ये ऑल टैग डला हुआ है ना। तो जिस कीवर्ड पे हम लोग रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड पे ये ऑल टैग डला हुआ है, ऑल्ट इक्वल टू। ये जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर ये ऑल टैग होता है, तो आपका कीवर्ड ऑल टैग में होना चाहिए। फाइल नेम एंड फॉर्मेट, अगर आप देखोगे जो ये इमेज है इसका अगर फाइल नेम देखोगे तो इसका जो फाइल का नेम देखो, ये साइट एनालिसिस, मतलब ये हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कीवर्ड हम रैंक कराना चाहते हैं वो कीवर्ड होना चाहिए। जैसे रेजिडेंशियल इमेज, देखो ये इमेज का नाम क्या है, मिनिमाइज रेजिडेंस आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इमेज का नाम है। तो आपका जो कीवर्ड है ना
उस इमेज में आना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे कमर्शियल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो, अब मैं ओपन इमेज करता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन ट्रेंड लखनऊ। तो क्या होता है, कई बार लोग इमेज पे ध्यान नहीं देते, तो हमारा फाइल जो होता है वो वैसा होना चाहिए जिसमें कीवर्ड हो, ठीक है। फाइल नेम और फॉर्मेट, उसके बाद जेपीजी, पीएनजी, वेबपी, ये फास्टर अपलोड होते हैं। आपका जो फाइल का फॉर्मेट है, जैसे आप इस पे गए, आप मान लीजिए ये वाली इमेज लिया, तो आपका फाइल का जो फॉर्मेट है देखो ये वेबपी है। वेबपी फास्ट डाउनलोड होता है, फास्ट दिखता है। जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, तो ये 3 फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। कंप्रेस इमेजेस विदाउट लूजिंग क्वालिटी, आपकी इमेज जो है फटाफट लोड होना चाहिए। जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी लोड होगी, जितनी हल्की होगी और जितनी जल्दी लोड होगी यूज़र भागेगा नहीं वेबसाइट छोड़ के। लेकिन इतना भी नहीं कंप्रेस करना है कि क्वालिटी ही डाउन हो जाए। उसके बाद इंश्योर इमेज अडेप्ट टू डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल। जब भी आप इमेज यूज़ करते हो तो अपने वेब डिज़ाइनर को बोलो कि भैया रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेस्कटॉप पे कुछ और देखो और मोबाइल वर्जन पे कुछ और देखो। तो जो इमेज है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो इमेज जो होती है एडजस्ट होनी चाहिए। जैसे देखो ये एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो आपका ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो इसमें लोड होने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल में खोलोगे इमेज प्रॉपर रेस्पॉन्सिव दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड नेचुरली ऑल टैग में डालना चाहिए। नेचुरली का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, वाइट सैंडी बीच इन बाली। तो आपका जो कीवर्ड है बीच इन बाली है, तो वाइट सैंडी बीच इन बाली विथ टर्क्वाइस वाटर, मतलब उस कीवर्ड को आप कैसे यूज़ करते हो पैराग्राफ फॉर्मेट में, नेचुरली की कोई टाइप करे तो वो उससे मैच करे, ठीक है। अवॉइड यूजिंग लार्ज इमेजेस अननेसेसरी, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज। आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और साइज भी कम होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत हैवी साइज हो। यूज़ लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग एक सिस्टम होता है, एक टेक्निक होती है कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे इमेज लोड होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेजी लोडिंग। तो आपको इस पर फोकस करना होता है, जिससे आपका पेज फटाफट लोड हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोई आप एक ब्लॉग लोगे, उसको आप एनालिसिस करोगे, उसमें ऑल टैग देखो है कि नहीं है, फाइल का साइज़ देखो कितना है। फाइल का साइज़ केबी में होना चाहिए, जितना कम हो, जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा है। आप उसको रिनेम करके अपने कीवर्ड के हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे ही हम प्रैक्टिकल पे काम करेंगे, तो प्रैक्टिकल पे जब हम काम करेंगे ना, तो इस वाली वेबसाइट पे हम लोग काम करेंगे, एक डिज़ाइन स्क्वायर पे काम करेंगे और एक बाबा जगता पे काम करेंगे। ये एकदम फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोग गूगल शीट पर बना के इसका कीवर्ड रिसर्च करके प्रॉपर एक शीट बनाएं और इसका ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, ठीक है। जब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, फिर उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो अगर आप यहाँ पर गए, जैसे आप हेडर है, तो हेडर हर पेज पे क्यों आता है, ताकि आप किसी भी पेज में जाएं आपको सेम लिंक बार बार नजर आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग वन पेज ऑफ योर वेबसाइट टू अनदर। इंटरनल लिंकिंग क्या है, ऐसी प्रैक्टिस है कि आपके एक पेज पे जो लिंक है वो दूसरे पेज पे जाने में हेल्प करता है, जो एसईओ को भी हेल्प करता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, क्या है पर्पज ऑफ इंटरनल लिंकिंग, क्या है, गाइड यूजर टू रिलेट कंटेंट, इम्प्रूव साइट नेविगेशन। अगर आप किसी पेज पे हो, जैसे आप यहाँ पर हो, तो यहाँ से भी आपका अंदर का पेज का लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि आप हेडर फूटर पे जाओ, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, अगर नहीं डाल सकते तो आप फूटर पे गए, देखो फूटर से भी आप चले गए। तो ये हो गया इंटरनल लिंक, मतलब हर पेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, जो कि सर्च इंजन में भी आप बेनिफिट देता है, क्रॉल करने में बेनिफिट होता है, इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग मतलब गूगल उसको अच्छे से सबमिट करता है, क्रॉल का करता है, बोर्ड उसको एक्सेप्ट करता है, इंडेक्सिंग होती है, और यूज़र को भी आसान होता है, आपको भी आसान होता है। इसके बाद आता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पर कोई लिंक लगाया, तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, देखो हाथ आ गया ना, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। जब आप इस पर गए तो इस पर क्या आया, हाथ आया ना। अगर आप इस पर गए, जैसे मान लो कोई बटन है, रिक्वायरमेंट फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये एंकर टैग है। तो इस पर क्या लिखा है, तो इस पर भी रीड मोर लर्न मोर के बजाय आपको क्या करना होता है, कुछ कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ होना चाहिए। जैसे यूज डिस्क्रिप्टिव एंड रिलेटेड टेक्स्ट। जो बटन है आपका, बटन पे क्लिक हियर के बजाय आपको लिखना चाहिए लर्न मोर अबाउट बाली ट्रिप्स, मतलब
उस बटन पे भी एकदम प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है रिक्वायरमेंट फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, मतलब क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली कि ये बटन में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर है कॉन्टैक्ट अस है, अब किस लिए कॉन्टैक्ट अस, अब यहाँ पर मजबूरी होती है कि ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाल सकते, लेकिन जब आप होम पेज पे भी कोई बटन डालते हो तो उसमें वो बटन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि शॉर्टकट में आपने डाल दिया क्लिक हियर, रीड मोर, इससे लगता है बड़ा र्यूडली लगता है और फिर कस्टमर उसको अवॉइड करता है, समझ नहीं आता है। उसके बाद आता है सिलो स्ट्रक्चर। सिलो स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप कंटेंट बाय टॉपिक टू क्रिएट हियरार्की वेबसाइट स्ट्रक्चर। जो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सिलो स्ट्रक्चर। जैसे होम, अबाउट अस, एक्सपर्टाइज के अंदर देखो ये आ गया, प्रेस रिलीज, अवार्ड्स। अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे प्रोडक्ट आ गए। तो ये सिलो स्ट्रक्चर है, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में स्कार्फ फोल्डिंग प्रोडक्ट, शटरिंग प्रोडक्ट, इंक्वायरी, ब्लॉग, ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सिलो स्ट्रक्चर। मतलब पूरा साइट मैप जो होता है वो सिलो स्ट्रक्चर बोलते हैं, पूरा हिरार्की होता है। एग्जाम्पल, पिलर पेज ऑन ट्रैवल डेस्टिनेशन। अब जैसे आपका पेज है ट्रैवल डेस्टिनेशन लिंकिंग टू सब, अब ट्रैवल डेस्टिनेशन आपने डाल दिया, जैसे यहाँ पे एक्सपर्टाइज डाल दिया, तो एक्सपर्टाइज के अंदर बहुत सारे आ गए कि हाँ जी ये आदमी क्या क्या किस किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है। तो ये क्या हो गए, तो एक्सपिलो जो पिलर पेज हो गया वो एक्सपर्टाइज हो गया। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो हम, ये हमारा पिलर पेज है, मतलब मेन पेज है जिसपे सारे चीज़ें डिपेंड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ये सारे आपको बॉक्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हाउस एंड बंगलो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो चाहे यहाँ से क्लिक करना चाहो चाहे यहाँ से। तो ये इंटरनल लिंकिंग भी है और साथ के साथ आपका सिलो स्ट्रक्चर भी मेंटेन है, और वो भी सब पेजेस के साथ होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको इसको ऑडिट करना है, आपको देखना है कि क्या क्या इसमें बन सकता है। मतलब पहले आपको मेन पेज की बात करना है, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड चीज़ें की बात करना है, और वापस में इंटरलिंक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। नेक्स्ट है हमारा आउटबाउंड, मतलब लिंकिंग स्ट्रेटजी जो जो हम क्लिक करें तो बाहर। तो हमारा एसईओ में रूल क्या होता है, एक होता है इंटरनल लिंकिंग जो अंदर के अंदर रहे, एक होता है एक्सटर्नल जो बाहर जाए। तो वो क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटबाउंड लिंकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग फ्रॉम योर वेबसाइट टू अदर अथॉरिटी वेबसाइट। मतलब आप अपनी वेबसाइट से इसको अदर अथॉरिटी वेबसाइट पे ले जाओ। अथॉरिटी वेबसाइट कौन सी होती है, जिसका नाम हो, जिसका डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, डीए जिसे बोलते हैं, वो बाद में हम चेक करके बताएंगे कि डीए किसके, जिसकी ज़्यादा डीए हो, जैसे google.com, facebook.com, इंस्टाग्राम हो गया। ये जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर जाते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर लिंक लगा रखा है, देखो ये फेसबुक का लिंक लगा रखा है, ट्विटर, लिंक्डइन, ये आपका यूट्यूब हो गया, इन सब का लिंक लगा हुआ है। ऐसे ही होम पेज का है, बाबा जगता का है, तो इसका भी हम लोगों ने ऐसे, जैसे फेसबुक पे क्लिक किया तो ये एक्सटर्नल है, देखो ये फेसबुक पे चला गया। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर आ गए, दिस मीन्स कि एक्सटर्नल लिंक है। तो आपको जैसे इंटरनल लिंक को बना के चलना होता है, वैसे एक्सटर्नल लिंक को बना के चलना होता है, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है, सिग्नल देता है कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है और जेन्युइन लोगों के साथ कनेक्टेड है। पर्पज ऑफ आउटबाउंड क्या पर्पज है, एनहांस कंटेंट क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज फॉर यूज़र, यूज़र को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हम फेसबुक पे भेज दिए उसको, लिंक्डइन पे भेज देंगे तो लिंक्डइन को चेक करेगा। लिंक टू हाई अथॉरिटी, हमेशा हाई अथॉरिटी और रेलिवेंट पे वेबसाइट पे, जैसे न्यूज़ हो गया, रिसर्च हो गया, ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पे लिंक करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव लिंक होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कभी आइकन पे लिंक लगाना तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा। ओपन लिंक का न्यू टैब, नए टैब में खोलना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्लिक किया, ऐसा ना हो कि अपनी वेबसाइट बंद हो जाए, बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा आउटबाउंड लिंक नहीं देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हम विकीपीडिया पे थे तो अंदर के अंदर थे वो इंटरनल लिंक, उसी में एक दो ऐसे होंगे जो आउटबाउंड होंगे, मतलब एक्सटर्नल होंगे, ठीक है। तो आपको 1 से 3 आप जो है आउटबाउंड लिंक, बाहर के लिंक लगा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें आप करके अपने ऑन पेज एसईओ को अच्छे से। तो ये 5 पॉइंट हमने आज कवर किया, आज इतना ही करते हैं, कल थोड़ा सा और कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और फटाफट इसको करेंगे। फिर हम ऑन पेज प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे ही जल्दी हम अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इस वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ शुरू करेंगे। जैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड के लिए एलएसआई, सिमेंटिक स्कीमा, एफएक्यूज, ये सारी चीज़ें फटाफट हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सेशन में और ज़्यादा क्लियर करेंगे, कम से कम 10 टॉपिक का हम लोग कवर करेंगे, 10 से 15 टॉपिक क्लियर कवर करेंगे।